So the next topic up is assessment and audit under GST. अगेन ये जो टॉपिक है सेल्फ स्टडी वाला टॉपिक है. मैं आप लोग को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में तुम लोग को पढ़ने का. सो बेसिक प्रोविजन से असेसमेंट ऑडिट, ये तुम लोग का डायरेक्ट टैक्स का असेसमेंट नहीं है जिसमें एकदम डिटेल प्रोविजन आता है, जो तुम्हारा सेक्शन 140 टू 143 जो भी आप लोग का. सो ये डीटी वाला असेसमेंट नहीं है जहाँ पे इतना डिटेल इन डेप्थ स्टडी होता है. ये बेसिकली ओवरव्यू है और अपने एग्जाम में भी वैसे ही पूछता है. एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है. राइट नोट ऑन समरी असेसमेंट पूछा हुआ है 5 मार्क के लिए, एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट अंडर जीएसटी करके पूछा हुआ है 5 मार्क के लिए. सो ये चैप्टर का थियरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी क्वेश्चन है और असेसमेंट इतना इन डेप्थ नहीं है अपने को जितना डीटी में एप्लीकेबल है. डीटी में तो सुपर इन डेप्थ एप्लीकेबल है. बराबर है. ओके फाइन. सो फर्स्ट पार्ट चैप्टर का है व्हाट इज असेसमेंट. तो डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अंदर. असेसमेंट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट का मतलब हो गया कि लायबिलिटी मेरे को ही डिटरमाइन करने का है. अगर टैक्स लेट पे किया तो इंटरेस्ट भी मुझे ही पे करने का है, कैलकुलेट भी मुझे ही करने का है, पेनल्टी अगर एप्लीकेबल है तो मेरे को ही डिटरमाइन करने का है. सो एवरीथिंग फ्रॉम डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी टू डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, then interest, penalty or any other sum shall be determined by the assessee himself. So that is called as self assessment. रीअसेसमेंट मतलब अगर आप लोग का असेसमेंट हो चुका है बट पहला असेसमेंट अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट अगर असेसमेंट रीओपन करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज रीअसेसमेंट. बट ये सिर्फ डेफिनेशन में, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन और थियोरेटिकल इंप्लीकेशन अब तक डिटेल्ड वर्जन एप्लीकेबल हुआ नहीं है. प्रोविजनल असेसमेंट. प्रोविजनल असेसमेंट गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि अगर असेसी लाइबिलिटी दैट इज वैल्यू और क्लासिफिकेशन दैट इज रेट अगर डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो वो डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे सकता है कि आप लोग मेरे को हेल्प करो वैल्यू डिटरमाइन करने में. सो डिपार्टमेंट एक टेम्पररी वैल्यू देता है कि फॉर टाइम बिंग ये वाले वैल्यू पे जीएसटी पे कर दे. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजनल असेसमेंट. अभी के लिए समझना, प्रोविजनल असेसमेंट मतलब टेम्पररी असेसमेंट होता है. नेक्स्ट इज समरी असेसमेंट. मेरे हिसाब से तो ये नाम ही रॉन्ग दिया है, आगे समझ जाएगा क्यों नाम रॉन्ग दिया है. एक्चुअली स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है. मतलब एक्चुअली तुम लोग का वो है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो डायरेक्ट टैक्स में 147 में आता है, बट यहाँ पे उसका नाम समरी असेसमेंट दिया है. एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि तुम लोग ने रिटर्न फाइल करना चाहिए था बट तुम लोग ने रिटर्न फाइल नहीं किया, या तुम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था बट तुम लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो गवर्नमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करवा सकता है जो तुम्हारे डायरेक्ट टैक्स में 144 सेक्शन में आता है. सो डीटी में बीजीए थोड़ा डी इन डेप्थ है. इनकम एस्केपिंग असेसमेंट तो पूरा प्रोविजन डिटेल्ड में है. इधर वो सब डिटेल एप्लीकेबल अब तक हुआ नहीं है, ना तो एग्जाम में पूछा हुआ है. सो फर्स्ट अप इज प्रोविजनल असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट में तो सिर्फ इतना बोला है कि असेसी को सब डिटरमाइन करने का है और रिटर्न्स विटर्न्स फाइल करने का है. प्रोविजनल असेसमेंट एप्लीकेबल कब होएगा वो इंपॉर्टेंट है, जब असेसी को डाउट है वैल्यू में और रेट ऑफ टैक्स में. बराबर है. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पूरा रीड नहीं करवा रहा हूँ, जो जो रेलेवेंट सेक्शन है वो मैं मार्क करवा रहा हूँ, तुम लोग को डिटेल रीडिंग करने का. सो अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि जो असेसी है उसको वैल्यूएशन और रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है और उसको किसी का हेल्प चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है और बोल सकता है कि जो ट्रांजैक्शन मैंने अंडरटेक किया है इसका वैल्यूएशन आप मेरे को बताओ. अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि वैलिड केस है जिधर डिफिकल्टी है वैल्यूएशन और रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन करने में, तो डिपार्टमेंट वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा और डिपार्टमेंट एक वैल्यू खुद बताएगा और वो बोलेगा कि प्रोविजनल वैल्यू है. मतलब फॉर टाइम बिंग बिकॉज लाइबिलिटी अराइज हो रहा है और आप लोग के पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है फॉर टाइम बिंग एक वैल्यू हम लोग डिफाइन करके देगा और वो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू पे तुमको टैक्स भरने का है. बट वो टैक्स कंप्लीट टैक्स नहीं है, मतलब वो परमानेंट नहीं है. गवर्नमेंट ने टेम्पररी बेसिस पे असेसमेंट किया है सो दैट जो तुम लोग का लाइबिलिटी वाला डेट है उस पर तुम लोग टैक्स भर सको. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजनल असेसमेंट. अब प्रोविजनल असेसमेंट में कॉन्सेप्ट क्या अच्छे से सुनना प्लीज. अगर सर मेरे को वैल्यूएशन और रेट ऑफ टैक्स किसी ये दोनों को छोड़ के बाकी किसी में प्रॉब्लम है, तो क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है या इंटरेस्ट लाइबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो तुम लोग एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है. सो एडवांस रूलिंग में यू हैव एनी क्वेश्चन, जो मैंने लिस्ट दिया था एडवांस रूलिंग में क्वेश्चंस का, वो सारे क्वेश्चंस के लिए तुम लोग एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है और उधर जो अपने को फीस भरना रहता है 5,000 रुपए का. प्रोविजनल असेसमेंट में कोई एडिशनल फीस एप्लीकेबल नहीं होता है, बट इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन है. मतलब अगर असेसमेंट तभी पॉसिबल है जब वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स में प्रॉब्लम है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई दूसरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है और तुम लोग को डिपार्टमेंट का हेल्प चाहिए, तो तुम लोग वो केस में
तुम लोग वो केस में प्रोविजनल असेसमेंट रिस्टोर नहीं कर पाएगा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास तुम लोग को जाना पड़ेगा। बराबर है। सो प्रोविजनल असेसमेंट कभी रिस्टोर हो सकता है जब वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स में प्रॉब्लम है। रिक्वेस्ट मतलब अपने को एप्लीकेशन भरना पड़ेगा असेसमेंट करवाने के लिए। गवर्नमेंट तुम लोग को नोटिस देगा एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, अगर उन लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल करने का है तो तुम लोग का एप्लीकेशन देने के बाद गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा, वेदर प्रोविजनल असेसमेंट अलाउड है या नहीं अलाउड है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट allow payment of tax on provisional basis at such rate or value as may be specified by him। बराबर है। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, अब डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं प्लीज अच्छे से सुनना ना। हम लोग ने जीएसटी के अंदर सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट डाला है। सेल्फ असेसमेंट मतलब रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन किसको करने का है, असेसी को करने का है। वैल्यू किसको डिटरमाइन करने का है, असेसी को करने का है। और अगर असेसी उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, रेट या तो वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग ने एक स्कीम लॉन्च किया, दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट। बट ये स्कीम को तुम लोग मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता है। सर मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता है इसका मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि सपोज तुम लोग ने रिक्वेस्ट दिया प्रोविजनल असेसमेंट के लिए और हम लोग ने 90 डेज में ऑर्डर पास किया कि तुम लोग 100 रुपीज जो वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स भर सकता है, इससे 100 रुपीज मैंने अज्यूम किया। तो वैल्यू अगर 100 रुपीज है और उसके ऊपर टैक्स भरने का मुझे परमिशन मिल गया और लेटेस्ट स्टेज पे गवर्नमेंट ने सपोज असेसमेंट एक्चुअल में जब किया तब मालूम पड़ा कि वैल्यू 120 है। तो अगर लेटेस्ट स्टेज पे वैल्यू 120 है तो गवर्नमेंट तुम लोग को डिफरेंशियल अमाउंट भरने के लिए बोलेगा 20 रुपीज। प्लस गवर्नमेंट बोलता है कि जो फाइनल असेसमेंट होता है वो असेसमेंट इमीडिएटली नहीं होता है, 6 मंथ्स में फाइनल असेसमेंट हो सकता है। और वो भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन के साथ दिया है। एक्सटेंशन कितना अपन अभी 2 मिनट में पढ़ेंगे, बट एक बार समझना ना प्लीज। प्रोविजनल असेसमेंट में गवर्नमेंट ने वैल्यू डिटरमाइन किया था 100 रुपीज का और बोला गया कि 100 रुपीज पे अभी जीएसटी पे कर दो। जब 6 महीने में फाइनल असेसमेंट कंप्लीट हुआ तो डिपार्टमेंट ने बोला कि जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है वो 120 रुपीज है। तो अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 120 है तो डिपार्टमेंट बोलता है कि तुम लोग को 20 रुपीज का डिफरेंशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और एक्चुअल जो लायबिलिटी था वो जनवरी में था, तो जनवरी का टैक्स तुम लोग को पे करना था। तुम लोग ने प्रोविजनल असेसमेंट में गए, 100 रुपीज पे जनवरी का टैक्स पे किया, बट 6 महीने के बाद जब असेसमेंट कंप्लीट हुआ तो मालूम पड़ा कि जनवरी का टैक्स लायबिलिटी 120 था। तो जब तुम लोग 6 महीने के बाद 20 रुपीज पे करेगा तो वो 20 रुपीज पर्टेन तो जनवरी मंथ को करता है। तो अगर पर्टेन जैन को करता है तो तुम लोग को 20 के साथ साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नीचे आ जाएगा, अभी के लिए सिर्फ समझना। अगर तुम लोग ने एप्लीकेशन दिया प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, ऑफिसर ने 90 डेज में एक्सेप्ट किया कि तुम लोग प्रोविजनल टैक्स पे कर सकता है, तो एक्सेप्टेंस के बाद तुम लोग जो टैक्स भरेगा उसके बाद गवर्नमेंट फर्दर इंक्वायरी करता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है और गवर्नमेंट असेसमेंट कंप्लीट करता है। जब गवर्नमेंट फाइनल असेसमेंट करेगा, अगर 100 रुपीज प्रोविजनल असेसमेंट था, फाइनल असेसमेंट भी 100 रुपीज पे कंप्लीट हुआ तो तुम लोग का कोई एडिशनल लायबिलिटी अराइज नहीं हो रहा है। बट अगर फाइनल असेसमेंट 120 पे कंप्लीट हुआ तो तुम लोग को डिफरेंशियल अमाउंट तो भरना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ साथ। और अगर तुम लोग का कम असेसमेंट हुआ, सपोज बाद में मालूम पड़ा कि असेसमेंट सिर्फ 80 रुपीज पे होना चाहिए था, कितना बोला 80 रुपीज पे होना चाहिए था, तो गवर्नमेंट तुम लोग को रिफंड भी देगा और रिफंड में अगर डिले हुआ तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। रिफंड पे इंटरेस्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 6% पर एनम से आता है। सो जब अपन ने डिले किया है तो इंटरेस्ट 18% पर एनम आएगा, जब रिफंड पे डिले हो रहा है तो इंटरेस्ट 6% पर एनम आएगा। और डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कल को लायबिलिटी 20 रुपीज हो गया तो तुम लोग को डिफरेंशियल अमाउंट पे करने का है विद इंटरेस्ट। और अगर तुम लोग ने वो डिफरेंशियल अमाउंट पे करने से मना कर दिया तो वो कोर्ट में लिटिगेशन में जाएगा, प्रोसीजर बढ़ेगा। इससे अच्छा हम लोग पहले से तुम लोग से बॉन्ड साइन करवा रहा है, एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, जहां पे तुम लोग ये अग्री करता है कि जब भी फाइनल असेसमेंट कंप्लीट होएगा तो फाइनल असेसमेंट में जो भी डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अगर बढ़ जाता है तो तुम लोग वो पे करोगे अलोंग विद इंटरेस्ट पे करोगे। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट आस्क्स यू टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। प्लस गवर्नमेंट बोलता है कि 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड इन द बॉन्ड, तो जो भी वैल्यू ऑफ बॉन्ड साइन हुआ है तो वो बॉन्ड के वैल्यू का 25% तुम लोग को सिक्योरिटी या श्योरिटी देना पड़ेगा। सो अगर बॉन्ड 100 रुपीज पे साइन हुआ है तो गवर्नमेंट बोलता है 100 रुपीज का 25% मतलब 25 रुपीज का तुम लोग को सिक्योरिटी या श्योरिटी देना पड़ेगा। बॉन्ड कौन से वैल्यू पे होगा वो ऑफिसर डिटरमाइन करेगा,
नॉर्मली टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो गवर्नमेंट प्रिज्यूम करता है वो अमाउंट का बॉन्ड डिटरमाइन हो जाता है, उससे थोड़ा ज्यादा होता है, 1.5x 2x बॉन्ड भी गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सकता है, एग्जीक्यूट करने बोल सकता है। सो एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड है, बराबर है। गवर्नमेंट बोलता है कि अगर एक बार बॉन्ड स्टेट में एग्जीक्यूट कर दिया तो सेंटर में सेम ही बॉन्ड चलेगा, आई में एग्जीक्यूट किया तो सी में भी सेम बॉन्ड चलेगा, एंड सो ऑन। गवर्नमेंट बोलता है अमाउंट विल बी टोटल ऑफ ऑल जीएसटी एंड सेल्स, मतलब अगर प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा है तो बॉन्ड में जो अमाउंट रहेगा उसमें आईजीएसटी सीजीएसटी सब इंटरप्रेट करके उन लोग बॉन्ड साइन करने बोलेगा, बराबर है। सो वो 2 पॉइंट तुम लोग को देखने के। सो पॉइंट नंबर 1, प्रोविजनल असेसमेंट कभी पॉसिबल है जब वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन असेस ही नहीं कर पा रहा है, तो असेस से रिक्वेस्ट करेगा, अगर उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया उन लोग के पास 90 डेज एक्सेप्टेंस देने का, तो प्रोविजनल वैल्यू पे टैक्स पे करेगा। जब भी उन लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा उसके साथ तुम लोग को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने बोलेगा विद श्योरिटी एंड सिक्योरिटी, 25% श्योरिटी एंड सिक्योरिटी होएगा। बॉन्ड हर एक एक्ट में अलग अलग नहीं साइन होएगा, एस में बॉन्ड साइन हुआ तो सी में वही बॉन्ड चलेगा, आई में साइन हुआ तो भी सी में चलेगा, सी में साइन हुआ तो भी एस और आई में चलेगा। गवर्नमेंट बोलता है फाइनल असेसमेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर सबसेक्शन 61। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये वाले की बात कर रहा है, 90 डेज के अंदर अंदर उन लोग ने ऑर्डर दिया था, तो 90 डेज के अंदर अंदर जो ऑर्डर पास हुआ उसके बाद से 6 मंथ काउंट होएगा या एप्लीकेशन से, तो बोलता है डेट ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर सबसेक्शन 61। ऑर्डर मतलब प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, तो मैंने एप्लीकेशन दिया कि मेरे को प्रोविजनल टैक्स पे करने का है, गवर्नमेंट ने 90 डेज में एक्सेप्टेंस दिया, तो गवर्नमेंट बोलता है वो डेट से 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट होना चाहिए। हाउएवर अगर फाइनल असेसमेंट उन लोग को लगता है कि एक्सटेंशन चाहिए तो जॉइंट कमिश्नर एक्सटेंशन दे सकता है 6 मंथ्स का और कमिश्नर एक्सटेंशन दे सकता है 4 साल का, बराबर है। तो पहली बार जो एक्सटेंशन है ओरिजिनल टाइम 6 मंथ्स है, फर्स्ट एक्सटेंशन तो तुम लोग को जॉइंट कमिश्नर से लेना पड़ेगा प्लस 6 मंथ्स, मतलब वो 1 साल के लिए प्रोविजनल वैल्यू चलेगा। फिर इन लोग को लगता है कि और एक्सटेंशन चाहिए तो कमिश्नर के पास जाएगा जो 4 साल तक का एक्सटेंशन दे सकता है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन मैं बोल सकता हूँ 5 years तक का मिलेगा। 6 महीने का ओरिजिनल टाइम था प्लस 6 महीना ज्वाइंट कमिश्नर देगा प्लस 4 साल कमिश्नर देगा, तो मैक्सिमम 5 साल तक प्रोविजनल वैल्यू चल सकता है, बराबर है। इंटरेस्ट पेएबल इफ फाइनल अमाउंट इज मोर देन प्रोविजनल वैल्यू। सो जब फाइनल अमाउंट 120 डिटरमाइन हुआ, प्रोविजनल वैल्यू 100 डिटरमाइन हुआ था, सो आप लोग को 20 रुपीज तो पे करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम। इंटरेस्ट कभी से स्टार्ट होएगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। सिंपल है यार। जनवरी का प्रोविजनल असेसमेंट मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, तो जनवरी का टैक्स अपने को 20 फेब को भरना पड़ता है, सो अपन 20 फरवरी तक टैक्स भरना चाहिए था, तो 20 फेब तक अपन ने सिर्फ 100 रुपया भरा, 120 रुपया भरना चाहिए था। सो 21 फेब से लेके जब तक तुम लोग को 20 रुपया नहीं भरता है, 6 महीना 8 महीना 12 महीना, तब तक का इंटरेस्ट तुम लोग को पे करना पड़ेगा। सो दैट इज इंटरेस्ट अगर मैंने लेट पे किया तो, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ रिफंड, अगर सपोज लाइबिलिटी 100 डिटरमाइन हुआ था प्रोविजनल में, 80 रुपीज एक्चुअल में लाइबिलिटी आया, तो 20 रुपीज का गवर्नमेंट तुम लोग को रिफंड देगा। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ रिफंड consequent to an order of final assessment under 63 subject to provision of 54(8), interest shall be paid on such refund provided in section 56, that is if the tax of refundable consequence to the order of final assessment, the registered person will be paid interest at the rate specified in 56, मतलब 6% from the date immediately expiry after the 60 days from the date of receipt of application in accordance with 54(1) till the date of refund। ये सर क्या बोला आपने? सपोज प्रोविजनल ऑर्डर पास हुआ था 1 जनवरी को, फाइनल असेसमेंट का जो ऑर्डर आया वो सपोज आया 9th ऑफ कुछ भी डेट बोल दो ना से जून को, बराबर है। सो 9 जून को फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आ गया। सो 1 जैन से 9 जून अपन ने प्रोविजनल वैल्यू चल रहा था, 9 जून को फाइनलाइजेशन हो गया। गवर्नमेंट बोलता है फाइनल ऑर्डर जो आया वो फाइनल ऑर्डर में आया कि तुम लोग को 20 रुपीज तुम लोग ने ज्यादा पे किए, तो गवर्नमेंट बोलता है इसके लिए तुम लोग को अगर रिफंड चाहिए तो तुम लोग को पहले तो रिफंड का एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जीएसटी आरएफडी फॉर्म जो भी तुम लोग को एप्लीकेबल होएगा, 1A जो भी फॉर्म एप्लीकेबल है
ये एप्लीकेशन देने के बाद ही तुम लोग को रिफंड मिलेगा, नहीं तो रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो रिफंड के लिए ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग को रिफंड का एप्लीकेशन तो देना पड़ेगा। तो अगर लेटर स्टेज पे लाइबिलिटी कम हो गया तो तुम लोग को डिपार्टमेंट रिफंड देने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड तुम लोग रिफंड के लिए जीएसटी आरएफडी फॉर्म भरेगा। आरएफडी भरने के बाद गवर्नमेंट तुम लोग को रिफंड देगा, और गवर्नमेंट अगर तुम लोग को 60 डेज में रिफंड दे देता है, 60 डेज में, तो इंटरेस्ट भूल जाओ। 60 डेज के बाद रिफंड मिला तो गवर्नमेंट तुम लोग को इंटरेस्ट पे करेगा 6% पर एनम। मतलब ये पूरा रिफंड चैप्टर का कॉन्सिक्वेंस इधर एप्लीकेबल है, बराबर है। सो इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ रिफंड मैंने पढ़ाया है। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ रिफंड मेरे को बोलता है कि इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम रिफंड मिलेगा, प्रोवाइडेड फाइनल असेसमेंट के बाद तुम लोग को आरएफडी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा रिफंड के लिए। एप्लीकेशन देने के बाद अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो गवर्नमेंट रिफंड ग्रांट करेगा 60 डेज के अंदर। विद इन 60 डेज रिफंड मिल गया तो भूल जाने का। आफ्टर 60 डेज रिफंड मिला तो इंटरेस्ट आएगा 61st डे ऑनवर्ड्स। सब प्रोसीजर क्लियर है तो गवर्नमेंट 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तुम लोग का श्योरिटी और सिक्योरिटी जो था वो सबमिट कर देगा, रिटर्न कर देगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोविजनल असेसमेंट चेक करना ना। Kulbhushan and Sons have entered into a contract to supply two consignment of a certain taxable goods. However, since it was unable to determine the value of goods to be supplied by it, it applies for payment of tax of such goods on provisional basis along with required document in support of the request. On 12 January 2020, Assistant Commissioner of Central Tax issues an order allowing payment of tax on provisional basis, indicating the value on the basis of which assessment is allowed on provisional basis and the amount for which bond is to be executed and surety is to be furnished. Kulbhushan and Sons complies with the same and supply both consignment of goods on 25th Jan 2020. Thereafter, pay tax on provisional basis in respect of goods of consignment on 19 Feb 2020. Consequent to the final order passed by the Assistant Commissioner of Central Tax on 21st March 2020, a tax of rupees 1,80,000 becomes due on first consignment, whereas tax of 4,20,000 becomes due refundable on second consignment आएगा. Kulbhushan pays a tax due on first consignment on 9th April and applies for refund of second consignment on the same day. Tax was actually refunded on 5th June 2020. Determine the interest payable and receivable, if any, Kulbhushan and Sons in the above case. बराबर है. Please, without looking at the solution, solve करके देखना ना. अपने को इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अपने इंटरेस्ट पे करने का है तो कितना पे करने का है. I'll give you around 2-3 minutes. Please solve it. रफ में करोगे तो भी चलेगा.
ओके, चेक करना ना प्लीज। बोलता है कि 2 कंसाइनमेंट था अपना, बराबर है। सो देयर आर 2 डिफरेंट कंसाइनमेंट्स। मेरे को बोलता है 12 जनवरी को असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स भरने के लिए। तो 25 जनवरी का जो कंसाइनमेंट था उसका मैंने टैक्स 19 फरवरी को भरा। सो जनवरी का लायबिलिटी नॉर्मल ड्यू डेट अपने लिए 20 ऑफ फरवरी है, बराबर है। जो पहला कंसाइनमेंट था उसका जो ऑर्डर पास हुआ उसके हिसाब से 1,80,000 मेरे को एक्स्ट्रा पे करने का है, और जो दूसरे कंसाइनमेंट था उसमें 4,20,000 मुझे रिफंड मिलने वाला है, बराबर है। सो 2 कंसाइनमेंट के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था कि मेरे को प्रोविजनल बेसिस पे वैल्यू डिटरमाइन करके दो। पहले कंसाइनमेंट का जो फाइनल ऑर्डर आया उसके हिसाब से 1,80,000 अपने को टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरे कंसाइनमेंट में जो ऑर्डर आया उसके हिसाब से 4,20,000 का रिफंड मिलेगा। मेरे को बोलता है पहले कंसाइनमेंट का जो ऑर्डर है उसका टैक्स अपन ने 9 अप्रैल को पे किया, एंड दूसरे कंसाइनमेंट के लिए टैक्स अपने को एक्चुअली रिफंड हुआ 5 जून को। तो मैं बोल सकता हूँ पहले कंसाइनमेंट में जहाँ पे 1,80,000 अपने को पे करने का है, उसमें मैं बोल सकता हूँ डेट ऑफ पेमेंट अंडर प्रोविजनल, तो 20 फेब अपना ड्यू डेट है पेमेंट का, बिकॉज जनवरी का अपना वो है, क्या बोलते हैं, मंथ है। जनवरी का लाइबिलिटी 20 फेब को डिस्चार्ज करेंगे। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट 9 अप्रैल को पे किया है। तो मैं बोल सकता हूँ पीरियड ऑफ डीले चेक करना ना प्लीज, राइट है क्या। सो फेब में मैं बोल सकता हूँ 20 फेब के बाद वाला दिन, बिकॉज 20 फेब तो एक्चुअल ड्यू डेट है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 2020 लीप ईयर है तो 29। तो फरवरी का मैं बोल सकता हूँ 9 डेज अपन ने डिले किया। उसके बाद 9 अप्रैल को अगर डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट है 9 अप्रैल, तो फरवरी का 9 डेज अपने पास है, प्लस मार्च का 31 डेज, प्लस डेट ऑफ पेमेंट तक, मतलब अप्रैल का पूरा 9 डेज काउंट होएगा। तो 49 डेज अपना डिले हो रहा है, तो अपने को 1,80,000 पे 18% भरने का है फॉर 49 डेज। तो 1,80,000 इंटू 18% इंटू 48 डिवाइडेड बाय 366 अपने को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकेंड केस में मैंने एप्लीकेशन, मेरे को बोलता है 9 अप्रैल को दिया था, चेक करो ना, 4,20,000 जो रिफंडेबल था उसका मैंने अप्लाई किया था सेम डे पे, मतलब 9 अप्रैल को अप्लाई किया था। सो डिपार्टमेंट को मेरे को 60 डेज में रिफंड देना चाहिए। सो रफली 9 अप्रैल से 9 मई 9 जून, तो 2 महीना 9 जून को खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट ने रिफंड 5 जून को दे दिया, तो मैं ऐसा बोलेगा तो चलेगा। Since in the given case last paragraph में refund is on 5th June, that is within 60 days, therefore tax refunded in respect, no interest will be payable by the department in respect of interest। तो जिस दिन से आप लोग ने अप्लाई किया है रिफंड के लिए, वहां से गवर्नमेंट अगर 60 डेज में आप लोग को रिफंड दे देता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट कभी पे नहीं करने वाला है। तो ये वाले केस में अपने को रिफंड 60 डेज के अंदर मिल गया, इसके लिए गवर्नमेंट कोई रिफंड देने वाला नहीं है, एंड दैट इज व्हाई अपन 0 इंटरेस्ट आएगा। आई थिंक समझेगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट था थियरी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट। इसके बाद सब बेसिक है, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, प्लीज बराबर से तुम लोग पढ़ना यार। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, नाम में लिखा है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, मतलब यहाँ पे तुम लोग रिटर्न फाइल करेगा तो ये असेसमेंट पॉसिबल है, रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा तो ये असेसमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। सिमिलरली इफ यू रीड नेक्स्ट वाला ये क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 62। तो अगर तुम लोग ने रिटर्न फाइल करना चाहिए था बट रिटर्न फाइल नहीं किया तो सेक्शन नंबर 62 आएगा। रिटर्न फाइल किया और रिटर्न में मिस्टेक है तो जो असेसमेंट होएगा स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न वो सेक्शन 61 में आएगा। और अगर तुम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था बट तुम लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो जो असेसमेंट होएगा वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तुम लोग का इधर हो जाएगा सेक्शन नंबर 63 के अंदर। आई थिंक समझेगा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट आप लोग को दिए हुए। तो असेसमेंट में टोटल मैं बोल सकता हूँ पहले प्रोविजनल असेसमेंट अपन ने पढ़ा, उसके बाद मेरे को स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स का आएगा, उसके बाद मेरे को नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स का आएगा, उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट कैसे होएगा, और लास्ट में समरी असेसमेंट कैसे होएगा वो अपने को दिया हुआ है। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न बोलता है कि आप लोग ने जो रिटर्न फाइल किया है, असेसिंग ऑफिसर वो रिटर्न का स्क्रूटिनी करेगा। अगर वो रिटर्न का स्क्रूटिनी करने पे उसको डिस्क्रिपेंसी मिला तो आप लोग को नोटिस देगा। नोटिस का तुम लोग को रिप्लाई देना चाहिए, या तो रिप्लाई आप लोग ने जो दिया वो सेटिस्फैक्टरी लगेगा या तो नहीं लगेगा। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो मैटर क्लोज हो गया। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है या तुम लोग ने विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड रिप्लाई नहीं दिया तो गवर्नमेंट फिर असेसमेंट करेगा, और असेसमेंट को अपन बोलता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, जहां पे लाइबिलिटी अलग से डिटरमाइन हो सकता है, बराबर है।
अगर असेसमेंट में मालूम पड़ा कि तुम लोग ने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है ऑडिट करवाने का, इंस्पेक्शन का, और तुम लोग को नोटिस भेज सकता है सेक्शन 73 74 का फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। आई थिंक समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे मेरे को वही दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1, scrutiny of return, scrutinizing the return and related particular okay the proper officer may scrutinize the returns and related particular filed by the registered person to verify the correctness and inform discrepancy if any noticed and seeking explanation thereto। तो returns देखेगा, अगर कुछ default लगता है तो discrepancy देखेगा। issue of notice in case discrepancy is found in the during the scrutiny of return, proper officer shall issue a notice to a said person informing him such discrepancy and seeking explanation thereto, not within such a time not exceeding 30 days from the date of service of notice or further period as permitted by the him। Reply to notice: a registered person to whom the notice is issued may accept the discrepancy as mentioned in the notice and pay tax, interest or any other sum amount arising out of discrepancy। Next बोलता है submit an explanation regarding non acceptance of discrepancy within 30 days। Point number 4, explanation found acceptable, no further action। Point number 5, explanation not found acceptable, audit, inspection या वो 73 74 का notice issue कर सकता है। That is called as your scrutiny of returns। तो scrutiny of returns is possible only when you have filed the return। तुम लोग रिटर्न फाइल कर रहा है, अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी मिल रहा है तो वो तुम लोग को नोटिस देगा। नोटिस मिलने के बाद आप लोग को 30 डेज का टाइम देगा रिप्लाई करने के लिए। या तो तुम लोग 30 डेज के अंदर एक्सेप्ट करो जो उसने डिस्क्रिपेंसी बोला है, एक्सेप्ट किया तो इंटरेस्ट पेनल्टी जो एप्लीकेबल है वो पे करो। अगर तुम लोग एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो तुम लोग उसका एक्सप्लेनेशन दो। एक्सप्लेनेशन अगर जस्टिफाइबल है तो वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा, अगर जस्टिफाइबल नहीं है तो वो आगे तुम लोग का प्रोसेसिंग कर सकता है, ऑडिट करने बोल सकता है, इंस्पेक्शन करवाने बोल सकता है, और वो मेरे को बोल सकता है कि आप लोग को नोटिस मिलेगा 73 74 का। व्हाट इज 73 74 का नोटिस, वो लास्ट चैप्टर में आएगा एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरे को सेक्शन 62 में बोलता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर। ये इसको तुम लोग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोल सकते हो। बेसिकली दो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, एक नॉन फाइलर रिटर्न्स वाला है और एक अनरजिस्टर्ड लोगों का बेस्ट जजमेंट है। तो अगर तुम लोग रिटर्न्स फाइल करना चाहिए था बट तुम लोग ने रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा सेक्शन 62 के अंदर। गवर्नमेंट के पास 5 साल का टाइम है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए, और गवर्नमेंट बोलता है हम लोग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को कभी प्रमोट नहीं करता है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास होने के बाद, अगर सपोज ऑर्डर पास होने के बाद भी अगर तुम लोग ने 30 डेज के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दिया तो हम लोग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का प्रोसीडिंग कैंसिल करेगा और नया असेसमेंट लेके जाएगा जो स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स वाला है वो वाला। सो गवर्नमेंट मेरे को बोलता है नथिंग विच स्टैंड एनीथिंग टू कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन सेक्शन 73 एंड 74। 73 और 74 में तुम लोग को शो कॉज नोटिस मिलता है और इंटरेस्ट पेनल्टी एप्लीकेबल होता है। Where a registered person fails to furnish the return under section 39 और सेक्शन 49, 39 मतलब मंथली या क्वार्टरली रिटर्न, 45 मतलब फाइनल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। A notice under 46 has been issued by the proper officer to defaulting taxable person requiring him to furnish the return within 15 days and taxable person fails to furnish the return within the time। मतलब अगर तुम लोग ने रिटर्न फर्निश नहीं किया तो सीधा तुम लोग का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं होएगा। पहले तुम लोग को एक नोटिस मिलेगा कि तुम लोग को रिटर्न फाइल करना चाहिए था बट तुम लोग ने रिटर्न फाइल नहीं किया। वो नोटिस मिलने के बावजूद अगर तुम लोग ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होएगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। Proper officer may proceed to assess the tax liability taking into account all relevant material according to his best judgment, so that is called as best judgment assessment। टाइम लिमिट मैंने तुम लोग को बोला है टोटल 5 साल दिया हुआ है, तो मेरे को बोलता है the order of best judgment shall be issued by the proper officer in GST ASMT 13 and summary thereof shall be uploaded electronically। आगे वाला कैंसिल कर देना, इलेक्ट्रॉनिकली आगे कैंसिल करना। Proper officer shall the assessment order shall be issued by the proper officer within a period of 5 years from the date specified under section 44 for annual return।
मतलब अगर 1920 का मुझे रिटर्न फाइल करना चाहिए था बट 1920 का मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो 2021 का जो 31 दिसंबर है, दैट इज 31 दिसंबर 2020 से 5 साल के अंदर अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है वैलिड रिटर्न फर्निश विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, बेस्ट जजमेंट शैल स्टैंड टू बी विथड्रॉन। तो अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद अगर तुम लोग ने वैलिड रिटर्न फाइल कर दी है, तो गवर्नमेंट बोलता है बीजीए कैंसिल हो जाएगा और ऐसा मानेंगे कि फ्रेश असेसमेंट है और गवर्नमेंट न्यू असेसमेंट प्रोसीडिंग्स करेगा। बट इतना याद रखना, इसमें जो लाइबिलिटी एक बार डिटरमाइन हो चुका है इंटरेस्ट वाला, वो लाइबिलिटी गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगा। तो बीजीए के ऑर्डर में जो इंटरेस्ट पेएबल था वो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। फाइनल असेसमेंट डिफरेंट अमाउंट पे हो सकता है बट इंटरेस्ट जो डिटरमाइंड है वो हमेशा पेएबल होगा। नेक्स्ट पार्ट मेरे को बोलता है बीजी ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लीज एक बार पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, एक बार रीड करना ना प्लीज। एक पेज ही है, प्लीज फटाफट रीड करना ना, ओवरव्यू लेना, एकदम डिटेल में रट्टा नहीं मारने का अपने को। मेरे को बोला ना, nothing withstanding anything to contrary contained in 73-74 where a taxable person fails to obtain registration even though he is liable to do so, or whose registration has been cancelled under section 29 subsection 2 for any reason, namely registered person has contravened any provisions of the act, कंपोजिशन लेवी है 3 कॉन्सेक्यूटिव टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया, नॉर्मल लेवी है कंटिन्यूस 6 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था बट बिजनेस 6 महीने में चालू नहीं हुआ, या फ्रॉड विलफुल, ये सब मैं ऑलरेडी सेक्शन 29 में पढ़ा चुका हूं। तो अगर ये सब रीजंस की वजह से उसका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो गवर्नमेंट बोलता है बट हु वाज लाइबल टू पे टैक्स, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसेस टू असिस्ट द टैक्स ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। आई थिंक समझेगा। सो ये भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। इसमें सिर्फ बेस्ट जजमेंट तभी आएगा जब आप लोग को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था और आप लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, या तो आप लोग ने रजिस्ट्रेशन लिया है बट वो रजिस्ट्रेशन आप लोग ने कैंसिल करवा दिया है, जो डिपार्टमेंट कैंसिल करता है वो, और इसके लिए मैंने रिवोकेशन वाला पॉइंट भी पढ़ाया था। सो यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया और रिवोकेशन नहीं हुआ तो बीजीए गवर्नमेंट करेगा। इशू ऑफ नोटिस, गवर्नमेंट बोलता है बिफोर मेकिंग असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस टू अ टैक्सेबल पर्सन कंटेनिंग द ग्राउंड ऑफ असेसमेंट proposed to be made on best judgment basis and shall be within 15 days to furnish if reply, तो 15 दिन में रिप्लाई दो। समरी ऑफ शो कॉज नोटिस शैल बी अपलोडेड इन DRC1, वो सेम ऊपर ही, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, टाइम लिमिट 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, 5 साल वही है जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न से 5 साल काउंट रहेगा वो वाला, बराबर है। सो दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगेन ये सब तुम लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा, एग्जाम में थियरी पूछ सकता है। तो देयर आर 2 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एक रिटर्न्स फाइल करना चाहिए था नहीं किया और नोटिस आने के बाद भी नहीं किया, दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था बट नहीं लिया, या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया 29(2) के अंदर तो गवर्नमेंट बेस्ट जजमेंट करेगा, 5 साल का टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आई थिंक समझेगा। लास्ट पॉइंट इज समरी असेसमेंट, ये एक्चुअली नाम ही रॉन्ग है, पढ़ो ना।
summary assessment can be initiated to protect the interest of revenue with the previous permission of additional commissioner and joint commissioner. तो पहली बात तो ये summary assessment तभी होएगा जब असेसमेंट का जो ऑर्डर पास होएगा वो डिपार्टमेंट के फेवर में होएगा, असेसी के अगेंस्ट होएगा. मतलब दिस इज ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर. मतलब असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को अगर असेसमेंट करने का है तो उन लोग को अपने एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो ये असेसमेंट पॉसिबल नहीं है. तभी ये पॉसिबल है जब इन लोग के पास कोई एविडेंस है that a taxable person has incurred a liability to pay tax under the act, and इन लोग के पास sufficient ground to believe है that the delay in passing may adversely affect the interest of the revenue. मतलब ये तुम लोग का 147 जो DT का है वो इधर एप्लीकेबल होता है. सो यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं है, ये एक्चुअली तो स्क्रूटिनी है. इधर गवर्नमेंट बोलता है कि अगर हम लोग के पास एविडेंस है कि आप लोग ने जो लाइबिलिटी पे किया वो लाइबिलिटी बराबर से पे नहीं किया है और गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव है कि लाइबिलिटी तुम लोग ने कम पे किया है, तो ये वाला असेसमेंट होएगा, नहीं तो होने वाला नहीं है. बराबर है. विड्रॉवल ऑफ समरी असेसमेंट ऑर्डर इफ द सेम इट, अगर अपन ने सपोज डिपार्टमेंट को बोला कि जो ये असेसमेंट ऑर्डर है वो टाइम बार्ड हो गया है या फॉर एनी रीजंस कुछ टाइम लिमिट नहीं है, नोटिस प्रॉपरली नहीं आया, तो वो केस में गवर्नमेंट समरी असेसमेंट का ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है अगर वो ऑर्डर एरोनियस है तो. So that is withdrawal of summary assessment order if the same is found to be erroneous. I think समझेगा. बराबर है. So that was your summary assessment under GST, जो अपने assessment वाला part complete करता है. Section number 64 ये था. Section number 63 है. Section number 62 and section number 61 and section number 60 है. बराबर है. So that is assessment under GST. Assessment under GST. सेक्शन नंबर 59 से चालू हो रहा है. 59 इज सेल्फ असेसमेंट, 60 इज प्रोविजनल असेसमेंट, 61 62 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड 63 जो था अपना वो क्या था, ये 61 वाज स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, मैं भूल गया. 62 एंड 63 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है और 64 अपना जो था वो समरी असेसमेंट था. 64 इज समरी असेसमेंट. बराबर है. तो एक बार याद रखना ना, अगर याद रखने का है तो एकदम फालतू लॉजिक है बट याद हो जाएगा मेरे हिसाब से. अपने को एग्जाम में कितना मार्क्स स्कोर करने का है, तो पेपर में अपने को एग्जामिनेशन के लिए 60 मार्क्स स्कोर करने का है. बराबर है. तो 60 मार्क्स मतलब असेसमेंट का मतलब पेपर चेक करना होता है, तो 60 मार्क्स अपने को लाना है बट पेपर चेक करने वाला जानबूझ के अपने को 59 मार्क्स देगा. तो सेक्शन नंबर 59 से असेसमेंट चालू हो रहा है. एकदम फालतू लॉजिक है बट सेक्शन शायद याद रह जाएगा. तो असेसमेंट मतलब चेक करना, तो पेपर चेक करने के लिए अपने को 60 चाहिए बट उन लोग 59 देगा. तो सेक्शन 59 जो अपना है वो समरी असेसमेंट है, कुछ भी सेल्फ असेसमेंट है. सेक्शन नंबर 60 एप्लीकेबल होएगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए. सेक्शन नंबर 61 एप्लीकेबल है स्क्रूटिनी रिटर्न्स के लिए. सेक्शन नंबर 62 एप्लीकेबल है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नॉन फाइलर वालों के लिए. सेक्शन नंबर 63 एप्लीकेबल है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अनरजिस्टर्ड लोगों के लिए. और सेक्शन नंबर 64 एप्लीकेबल है समरी असेसमेंट के लिए. बराबर है. सेक्शन नंबर 59 से 64 असेसमेंट में है. 59 के पहले वाले सेक्शन जो है वो रिफंड वाले है सेक्शन 58 तक. तो सेक्शन 49 जो है वो पेमेंट ऑफ टैक्स वाला है. सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट है. फिर उसके बाद 54 काम का है अपने. 54 इज रिफंड अंडर जीएसटी. 56 जो है वो इंटरेस्ट ऑन रिफंड अंडर जीएसटी है. 59 असेसमेंट है. मैंने आप लोग को एक समरी दिया होगा चैप्टर का सेक्शन वाले का, और एक जो पार्ट 2 ऑफ जीएसटी है उसका समरी मैं ये लेक्चर्स के बाद दे दूंगा. मतलब जो एंड ऑफ लास्ट लेक्चर होंगे उसमें समरी दे दूंगा. मैंने रजिस्ट्रेशन तक का समरी दिया होगा, उसके आगे का समरी मैं इसके बाद दे दूंगा. बराबर है. ओके फाइन. नेक्स्ट इज ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज. बराबर है. तो ये व्हाट इज ऑडिट का मीनिंग है 213 में दिया है, वो तुम लोग को पढ़ने का है. टाइप्स ऑफ ऑडिट अंडर जीएसटी. मैंडेटरी ऑडिट बाय सीए और सीएमए है. जिन लोग का भी एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए को एक्सीड हो रहा है तो उन लोग को टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सीए से, और उन लोग को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा 9C में, जो मैं रिटर्न्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका है. सो मैंडेटरी ऑडिट बाय सीए और सीएमए है जिन लोग का टर्नओवर भी 2 करोड़ रुपए के ऊपर है.
डिपार्टमेंटल ऑडिट अलग होता है, स्पेशल ऑडिट अलग होता है, एकदम इजी है। डिपार्टमेंटल ऑडिट मतलब ये गवर्नमेंट ट्रायल एंड एरर साइंटिफिक बेसिस पे जितने भी लोगों ने रिटर्न्स फाइल किया उन लोग का एक लॉटरी सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट चाहिए तो एक शॉर्टलिस्ट कर सकता है लोगों को और उन लोग का रैंडम बेसिस पे असेसमेंट कर सकता है। तो वो जो रैंडम बेसिस पे गवर्नमेंट असेसमेंट करता है वो डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है। ये पहले के जमाने में प्रिवेलिंग था, बट आज के डेट में जो कंपलसरी ऑडिट का सिस्टम होने के बाद इसका इंपॉर्टेंस एकदम कम हो गया है। सिमिलरली स्पेशल ऑडिट गवर्नमेंट बोलता है अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि तुम लोग ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया है और तुम लोग ने ऐसा कुछ किया है जिससे डिपार्टमेंट का लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट करवाने बोल सकता है। और ये स्पेशल ऑडिट भी सीए और सीएमए लोग ही करेंगे। मैंडेटरी ऑडिट 2 करोड़ रुपए के ऊपर वाले को एप्लीकेबल है। स्पेशल ऑडिट किसी को भी एप्लीकेबल हो सकता है अगर डिपार्टमेंट को लगता है कंसीडरिंग द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो स्पेशल ऑडिट तुम लोग का जो डीटी में स्पेशल ऑडिट है वही इधर स्पेशल ऑडिट सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी में बोल रहा हूँ, कमिश्नर और ऑथोराइज ऑफिसर टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। लास्ट में लिखा है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर और इट कैन बी फॉर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। प्लेस ऑफ ऑडिट प्लेस ऑफ बिजनेस पे ऑडिट होएगा, 15 दिन का तुम लोग को प्रायर नोटिस मिलेगा। टाइम पीरियड फॉर कंडक्टिंग ऑडिट 3 मंथ्स में वो ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा। कमिश्नर चाहिए तो एक्सटेंशन ले सकता है 6 महीने का और उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बराबर है। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या होता है वो मैंने बता दिया। मैनर ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट तो वो तुम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने असिस्टेंट टीम को लेके आएगा, रिकॉर्ड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं है, रिटर्न्स फाइल किया तो रिटर्न्स का चेकिंग वो सब करेगा एंड सो ऑन। तो 10 रूल 101 इज हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट। मैं रीड कर रहा हूँ, मैं आई थिंक समझ रहा है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये चैप्टर तुम लोग के लिए पढ़ने का है, मेरे को पढ़ाने का जरूरत नहीं है। सो प्लीज अपने आप से थोड़ा पढ़ना। Proper officer authorizes to conduct the audit of records and the books of accounts by of the registered person shall with the assistant of team of officers and officials। अगर समझता है तो एक ही पॉइंट इसमें ज्यादा रेलेवेंट है कि जो डिपार्टमेंटल ऑडिट है वो सीए या सीएमए नहीं करेगा। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है वही तुम्हारा ऑडिट करेंगे। उन लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड एंड द रिटर्न्स और स्टेटमेंट फर्निश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रेट ऑफ टैक्स बराबर अप्लाई किया या नहीं किया एंड सो ऑन। बराबर है। प्रोवाइडिंग नेसेसरी फैसिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन तो गवर्नमेंट बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर में रिक्वायर रजिस्टर्ड पर्सन टू अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू वेरीफाई द बुक्स, फर्निश द इंफॉर्मेशन, रेंडर द असिस्टेंस एंड सो ऑन। फाइंडिंग ऑफ ऑडिट, जो भी ऑडिट का फाइंडिंग होएगा वो एक उन लोग के पास कॉपी रहेगा और 30 डेज के अंदर अंदर उन लोग असेसी को भी दे सकता है। और अगर इन लोग को लग रहा है कि टैक्स कम पे किया है तो इन लोग फिर सेक्शन 73 और 74 का नोटिस इशू कर सकता है। सर व्हाट इज 73 74? वो याद रखना, 73 74 में शो कॉज नोटिस आता है और टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी वो डिटरमाइन होता है। तो दिस इज ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटी, मतलब ऑफिसर तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट करके जाएगा। मैंने बहुत फास्ट समझाया, तुम लोग को खुद को रीड करने का है बिकॉज कुछ समझाने लायक प्रोविजंस नहीं है। स्पेशल ऑडिट काम का है, वो भी तुम लोग का सेम एज डायरेक्ट टैक्स है। स्पेशल ऑडिट if the value not correctly declared or excess ITC has been availed, authority can order this audit any officer not below the rank of assistant commissioner। यहाँ पे important है, ये ऑडिट के लिए प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है ऑफ द कमिश्नर। बराबर है। तो असिस्टेंट कमिश्नर स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन दे सकता है, बट असिस्टेंट कमिश्नर डायरेक्शन तभी देगा जब उसको कमिश्नर ने अप्रूवल दिया होगा तो। बराबर है। Reason for audit, audit can be ordered in the such officer at the stage of scrutiny, inquiry, investigation or other proceedings before him, having the regard to nature and complexity of the case and the interest of revenue। गवर्नमेंट बोलता है कि अगर वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं किया है या आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है, विद इन नॉर्मल लिमिट नहीं है, तो हम लोग ये डायरेक्शन दे सकता है। सो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस देखने का है। गवर्नमेंट बोलता है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में होना चाहिए बिकॉज ये जो स्पेशल ऑडिट है उसका कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करता है। तो मालूम पड़ा ऑडिट करवाने का खर्चा 2 लाख रुपए का हो गया और ऑडिट में जो फाइंडिंग है उससे टैक्स सिर्फ 1 लाख रुपया मिला, तो ये इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के डिसएडवांटेज में बिकॉज एक्सपेंडिचर मोर हो गया। सो गवर्नमेंट इसके लिए बोलता है कि यहाँ पे पहले तो प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर लेना जरूरी है। क्यों ऑडिट होएगा, कंसिडरिंग द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स, जिसमें उन लोग को लग रहा है कि वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं है या तो आईटीसी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा लिया है,
और ये तभी मालूम पड़ेगा जब ऑनगोइंग प्रोसीडिंग ऑलरेडी चल रहा है। ऑडिट जो कंडक्ट करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट कंडक्ट करेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सीए एंड सीएमए वो सब दिया हुआ है, पढ़ लेना प्लीज। टाइम लिमिट ऑफ ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एज नॉमिनेटेड shall within 90 days submit the report of audit to the assistant commissioner mentioning such particular as may be specified। फर्दर 90 डेज का टाइम मिल सकता है, 180 डेज से ज्यादा एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। तो ये एग्जैक्टली सेम टाइम लिमिट है जो तुम लोग का स्पेशल ऑडिट डीटी में आता है। ऊपर रीजन भी एग्जैक्टली सेम है, सेम चीज दिया ना, वहां पे भी स्पेशल ऑडिट के अंदर तुम लोग को कमिश्नर का परमिशन लेने का है, यहाँ पे भी कमिश्नर का परमिशन लेने का है। वहां पे भी सीए और सीए में स्पेशल ऑडिट करवाएगा, इधर भी उन लोग स्पेशल ऑडिट करवाएगा। उधर भी गवर्नमेंट बोलता है कि असिस्टेंट कमिश्नर तभी कर सकता है कंसीडरिंग द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस, इधर भी सेम पॉइंट्स एप्लीकेबल है। टाइम लिमिट भी वहां पे 90 + 90 180 डेज है, इधर भी सेम 180 डेज है। अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड इवन ऑलरेडी ऑडिटेड, मतलब एक बार 66 का डायरेक्शन मिल गया कि स्पेशल ऑडिट एप्लीकेबल है, तो तुम लोग का ऑलरेडी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए के ऊपर है। अगर टर्नओवर 2 करोड़ रुपए के ऊपर है तो तुम लोग का ऑलरेडी ऑडिट हो चुका होगा, तो भी ऑडिट करवाने का है। कंपनी ऑडिट हो गया तो भी ये करवाओ, टैक्स ऑडिट हो गया तो भी ये कराओ। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑडिट दिस ऑडिट इज मैंडेटरी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना, एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट, तो इसका जो भी ऑडिटर का फीस होएगा वो सब डिपार्टमेंट पे करेगा, मतलब गवर्नमेंट पे करेगा। एंड टैक्स लायबिलिटी आइडेंटिफाई, इनिशिएशन ऑफ एक्शन, तो 73 74 का नोटिस आएगा। बेसिकली जो भी असेसमेंट होता है और जो ऑडिट होता है उसके फाइंडिंग के बाद गवर्नमेंट तुम लोग को 73 74 का नोटिस देता है, और 73 74 के नोटिस के बाद ही रिकवरी प्रोसीडिंग्स नॉर्मली चालू होता है। इसके लिए एट द एंड ऑफ एवरी पार्ट 73 74 दिया हुआ है, बराबर है। तो 65 जो था वो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी था, 66 जो सेक्शन है वो स्पेशल ऑडिट है। यहाँ पे ये अकेला ऑडिट है जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आके ऑडिट करेंगे। नॉर्मली ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये पहले के जमाने में एप्लीकेबल था जहाँ पे कंपलसरी ऑडिट का प्रोविजंस नहीं था। अभी 2 करोड़ रुपए के ऊपर टर्नओवर है तो कंपलसरी ऑडिट अपने को करवाना ही पड़ेगा, सीए और सीएमएस है। और अगर प्रोसीडिंग्स में ऑफिसर को लग रहा है कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स है तो गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन दे सकता है 66 में। तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी एज ऑफ नाउ तो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, ये बहुत कम अप्लाई होएगा बिकॉज अभी टैक्स ऑडिट कंपलसरी वाले प्रोविजन में गवर्नमेंट सारे एसएससी को कवर कर देता है। आई थिंक समझेगा। तो दैट वाज योर चैप्टर असेसमेंट एंड ऑडिट। ये सब चैप्टर तुम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैंने एकदम इन डेप्थ नहीं पढ़ाया जैसे बाकी सब चैप्टर्स मैंने पढ़ाए होंगे। सो प्लीज सी टू इट दैट यू रीड इट वंस। जितना मैंने पढ़ाया उतना सफिशिएंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट तुम लोग को रट्टा तो खुद को मारना पड़ेगा अगर थियरी क्वेश्चन पूछता है तो। और 2 बार थियरी क्वेश्चन पूछ चुका है, एक समरी असेसमेंट पे पूछ चुका है और एक टाइप्स ऑफ ऑडिट पे पूछ चुका है। आई थिंक इतना क्लियर है। सो आई थिंक अगर समझेगा तो अभी सारे प्रोसीजर चालू हो गए। सो एडवांस रूलिंग मैंने करा दिया है, अपील मैंने करा दिया है, असेसमेंट और ऑडिट मैंने अभी कराया है, बराबर है।